हाँ, प्लीज कम इन, प्लीज बी सीटेड। मयंक, आपका जो इंटरमीडिएट में परसेंटेज था वो काफ़ी डाउन आ गया है, ऐसा क्या रीज़न था? सर उस टाइम मुझे कुछ फीवर हो गया था, मतलब मैं 1 डेढ़ साल तक बेड पर ही था, अच्छा, मतलब जिसके जॉन्डिस कारण या डायरिया टाइप कुछ? जिससे मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। ओके, ठीक है। और आपने सबसे ऊपर झारखंड पुलिस सर्विसेज को रखा है, क्या रीज़न रहा है, क्या मुख्यतः रीज़न है इसका? सर झारखंड पुलिस सेवा रखने के पीछे मेरा मेन रीज़न यही है, क्योंकि मैं मतलब अपने जब मैं स्कूल टाइम में था उस समय मैं लीडरशिप, मतलब मैं स्कूल का मॉनिटर रहता था, तो मुझ में लीडरशिप की क्वालिटी आ गई थी। और मुझे लगता है कि पुलिस सेवा में आने पे मतलब अगर मुझे DYSP बनने का मौका मिलता है तो ये मेरी जो क्वालिटी है इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे। तो लीडरशिप क्वालिटी तो आपको शो करने को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी मिलेगा। यू विल बी दी हेड ऑफ द ब्लॉक, मोस्ट ऑफ दी जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उसका सारा दारोमदार आप पे होगा अपने ब्लॉक में ये कर निर्वहन करने का। आप प्रखंड के शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहिएगा, आप प्रखंड के चिकित्सा समिति रहेगी उसके अध्यक्ष रहिएगा। ओवरऑल सारा चीज़ आपको देखने मिलेगा, तो उसमें तो आपको ज़्यादा लीडरशिप का रोल करने मिलेगा। जी हाँ सर, लेकिन सर मैंने अपना दूसरा प्रेफरेंस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी दिया है, लेकिन यहाँ पे पुलिस सेवा में अगर जाने का मौका मिलता है तो पुलिस सेवा में मेनली DYSP पे देखा जाए तो इसमें मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना के कार्य करना है। जैसे लीडरशिप मुझे अपने ऊपर सीनियर के और जो हमारे नीचे के अधिक होंगे उनमें कोऑर्डिनेशन बना के काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी इस प्रतिभा का इसमें ज़्यादा उपयोग कर सकता हूँ। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी करना पड़ेगा। आपको अपने जूनियर से, अपने सीनियर, आपके जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे उनके तालमेल बैठा के ही कार्य करना होगा डिस्ट्रिक्ट से। तो आखिर ऐसा क्या है कि आपको पुलिस सर्विसेज इन सब क्वालिटी से अलग कर रहा है? आप क्यों चाहते हैं पुलिस सर्विस? सर लीडरशिप क्वालिटी के साथ मैं इसके लिए फिज़िकल फिट भी हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कार्य कर सकूँगा। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में रहा है? सर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सर, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI के द्वारा किया जाता है, जिसको मौद्रिक नीति भी बोलते हैं हिंदी में। सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी नीतियाँ होती है तो उसको मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, 2 तरह की नीतियाँ होती है। तो मौद्रिक नीति RBI के द्वारा किया जाता है ताकि यहाँ का जो देश की जो है इकोनॉमी को बेटर। प्रिसाइज बताइए। मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसको कर्म करना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में कैसा रेट डिसाइड करना चाहिए? जी हाँ सर। सर मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली RBI के द्वारा मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CLR और ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन, ये सब पे काम किया जाता है। और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है तो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत उसको रेपो रेट को कम करना होगा। क्या इफेक्ट होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में? हाँ सर, ओपन मार्केट ऑपरेशन में मतलब होता है अगर सरकार जो RBI है अगर अपनी प्रतिभूति को बेचती है, और उससे क्या होता है अगर प्रतिभूति बेचती है तो अगर कोई कॉमर्शियल बैंक या फिर कोई भी कंपनी प्रतिभूतियों को खरीदती है तो उससे सर मतलब एक फ़्लो आता है, मतलब मार्केट में मतलब पैसे का फ्लो आता है अगर ऐसा करती है तो। व्हाट इज वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ? वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ, सॉरी सर हिंदी में क्या हुआ? अच्छा सॉरी। जी हाँ सर, इसमें बेसिकली ये होता है अगर कोई व्यक्ति जैसे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब उसके पास रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार नहीं होने से वो अगर उसके पास रोज़गार नहीं है तो वो परचेज नहीं कर पाएगा। परचेजिंग कैपेसिटी अगर नहीं है उसके पास तो फिर वो परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रखता है, तो उसके बाद वो फिर जो है सो उसका पोषण स्तर में भी सुधार नहीं हो सकता है। अगर अच्छा पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, पोषक तत्व तो नहीं मिलने के कारण वो फिर जो है सो उसमें फिर अच्छा से कार्य नहीं कर पाएगा। अच्छा से कार्य नहीं कर पाने के कारण
फिर उसका विकास दर रुक जाएगा, मतलब ऐसा ही एक साइकिल बन जाता है। श्रीलंकन क्राइसिस का कोई 3 कारण बताओ। जी हाँ सर। सर बेसिकली अगर श्रीलंका में जो क्राइसिस आया, ये स्पेसिफिक पॉइंट बताओ। हाँ पॉइंट सर, सबसे पहला रीज़न है सर श्रीलंका को उसकी आय का मतलब मैक्सिमम जो स्रोत है वो उसका टूरिस्ट सेक्टर से आता था, लेकिन 2018-19 में दूसरा कारण वहाँ पे सर जो वहाँ पे जो राष्ट्रपति इलेक्ट होकर आए उन्होंने टैक्स रेट को कम कर दिया, वो दूसरा कारण था सर। और तीसरा कारण सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण मेरे अनुसार लगता है सर, वो श्रीलंका ने रातों रात जैविक खेती को अपने राष्ट्र को पूरा जैविक खेती में ले आया था सर। और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ये रीजन नहीं है? हाँ सर, विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी है। कैसे कम हो सर क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जो अपनी सारी वस्तुओं का आयात करता है सर, ठीक है, तो उसके पास बेसिकली पेट्रोल और डीजल जो कि बेसिक चीज़ है उसके भी आयात करने के पास उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। तो बेसिकली सर वो सारे रीजन सर पीछे के जो रीजन है उसी से जुड़ा हुआ है सर। भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 समस्याएं बताओ। जी सर, भारतीय अर्थव्यवस्था की बेसिक अपोर्ट सबसे पहला रीजन है सर भारतीय अर्थव्यवस्था में, मतलब यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाया है। मतलब प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, उसके बाद टर्शरी सेक्टर का, लेकिन ऐसा ना हो कि टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ जल्दी हो चुका है, ऐसा पहला रीजन। दूसरा रीजन है सर यहाँ पे मतलब स्किल का अभाव है सर, मतलब कंपनियाँ आती हैं लेकिन यहाँ पे योग्यता का मतलब प्रशिक्षण का अभाव है, जिसके कारण दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है सर हम लोग ज़्यादा बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट है सर। आप कुकिंग करते हैं तो वर्जिन ये कौन सा तेल आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को खाना को अलग बनाता है? जी हाँ सर, बेसिकली सर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के खाने में देखें तो नॉर्थ इंडिया के खाने में मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल का ज़्यादा उपयोग होता है, जबकि साउथ इंडिया के खाने में कोकोनट नारियल तेल का ज़्यादा उपयोग होता है। अच्छा ठीक है, ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, इसके बारे में कुछ कंफर्म जानकारी नहीं। अच्छा, आपने क्विज़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिला स्तरीय क्विज़ प्रतियोगिता में। बता पाएंगे क्या 1984 नॉवेल है उसके राइटर कौन थे? सॉरी सर, नहीं पता। ओके, एक और किताब थी एम्मा, उसके राइटर बता पाएंगे क्या? सॉरी सर। ओके, आप वृक्षारोपण आपकी हॉबी है, जी हाँ किस प्रकार के वृक्षारोपण करना पसंद करते हैं आप? सर, बेसिकली मैंने वृक्षारोपण आम के पेड़ और सागौन के पेड़ मतलब मैंने लगाया। पहले बहुत जगह पे यूकेलिप्टस के पेड़ को लगाया गया है, क्या लगता है आपको यूकेलिप्टस के पेड़ का लगाना हानिकारक था या लाभकारी था? अगर था तो क्यों था? जी हाँ सर। सर बेसिकली यूकेलिप्टस के पेड़ में वो पानी को ज़्यादा सर लेता है। यूकेलिप्टस का पेड़ अगर कहीं पे लगाते हैं तो वो पानी को ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब करता है। तो सर मेरे साथ सर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना मतलब वैसे एरिया में कारगर नहीं है जहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है, यूकेलिप्टस का पेड़ को वहाँ नहीं लगाया जा सकता सर। झारखंड में जो हमारा कृषि की पॉलिसी है और इकोनॉमी पॉलिसी है, ये एक दूसरे के पूरक हैं और इसको सुधारने के लिए हमको कुछ नया कार्य करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ सकता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कैसे हम इसको कर पाएंगे? क्या कुछ इकोनॉमी पॉलिसी चेंज की जाए या क्या एग्रीकल्चरल पॉलिसी चेंज की जाए कि झारखंड का विकास हो पाए? सर अगर हम भारत के कंपैरिजन में, पूरे इंडिया के कंपैरिजन में झारखंड के एग्रीकल्चर को देखें तो सर थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि झारखंड की जो भूमि है वो ज़्यादातर बंजर भूमि है और यहाँ पे खनिज संसाधनों का ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। तो बेसिकली हम इंडिया की पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं कर सकते, हमको कुछ उसमें सुधार करके इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। क्योंकि अगर झारखंड में हम देखें तो हम बायो फार्मिंग वगैरह को हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है सर। व्हाट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो फॉरेस्ट्री सर कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब होता है सर मतलब वानिकी के साथ अगर कोई और कार्य मतलब हम करते हैं, जैसे कि अगर हम साथ में चारा भी उसके साथ मेरा चारा भी हो रहा है, हम मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, साथ में हम बागवानी भी कर रहे हैं, मतलब कृषि के साथ मतलब और एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो फिर मिश्रित कृषि क्या होती है? यस सर, मिश्रित कृषि सर बेसिकली
उसमें मतलब कृषि को ही किया जाता है, लेकिन अलग अलग मतलब उसके वेरिएशन को अलग किया जाता है, जैसे फसल को अलग किया जाता है। अच्छा, जी हाँ सर। पॉपुलेशन वाइज 5 ट्राइबल जनजाति का नाम बताइए झारखंड में। जी हाँ सर। झारखंड में सर पॉपुलेशन में सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उराव जनजाति है। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा जनजाति है। उसके बाद चौथी सबसे बड़ी जनजाति खड़िया जनजाति है। उसके बाद पाँचवीं के पॉपुलेशन। CNT एक्ट की धारा 46 के बारे में बताइए। जी हाँ सर। सर इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। अगर उड़ाव जनजाति जो है वो किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जी हाँ सर। सर उराव जनजाति झारखंड के रांची जिले में ज़्यादा पाई जाती है सर। श्योर हैं आप? जी हाँ सर। अच्छा, और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं और कौन कौन? जी हाँ सर। सर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में रांची जिले, रांची, उसके बाद लोहरदगा, उसके बाद सर खूंटी, उसके बाद सर सिमडेगा, उसके बाद गुमला। सर यही कौन? रामगढ़ किस प्रमंडल में आएगा? रामगढ़ सर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और कोडरमा? कोडरमा भी सर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। जामताड़ा? जामताड़ा संथाल परगना प्रमंडल। सिमडेगा में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है? सर वैसे तो सिमडेगा में ज़्यादा कोई खनिज तो मिलता नहीं है, लेकिन सिमडेगा में सर कोई खनिज की उपलब्धता उतनी ज़्यादा नहीं है सर। चलिए, थैंक यू। ये 2-3 चीज़ है आपको समझने के लिए। ऑनलाइन से आप में नहीं भी तो 50 टाइम्स बेटर इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना? मतलब उस दिन सर हम थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भेजते हैं, जो भी प्रॉब्लम रहा हो, बट उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। उसमें आई वॉज रियली मतलब अपसेट, ठीक है ना, आपसे। बट टुडे यू आर वेरी मच इम्प्रेसिव, ठीक है। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत सारी चीज़ें। हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है आपका, आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा है आपका, सोच रहे हैं आप इधर उधर देख के। फेशियल एक्सप्रेशन अगर नहीं आ रहा है तो ये सब नहीं बनाना है। सोचिए ना ध्यान से, बस आंख बंद भी नहीं करना है, खोल के बस उनको नहीं दिखना है, प्लेन एक्सप्रेशन रख के सोचना है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, ये बोलने की ज़रूरत क्या है, आप बस क्वेश्चन सुनिए और फिर आंसर देना चालू कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप बोले ठीक है, उसके बाद फिर आप सोचिए कि अच्छा ये तो नहीं आता, तो फिर आप बोल रहे सॉरी सर नहीं बताया, तो फिर ठीक है क्यों बोल रहे हैं? हाँ ठीक है ना। क्रिस्प जवाब नहीं है आपका, कॉन्साइज क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर बोलिए। आपको मॉनेटरी पॉलिसी पूछे हैं, आप उसमें एक लाइन बोल रहे, फिर आपको याद पड़ा कि अच्छा हाँ, फिर आपको याद पड़ा कि अच्छा ये भी तो है, अच्छा ये बोलते हैं, फिर याद पड़ा अच्छा कौन करता है पहले वो बताएं, RBI करता है कॉन्सेप्ट, और आप लिख के प्रैक्टिस नहीं किए हैं। जितना भी मेरा इकोनॉमिक्स का नोट्स है ना, वो लेके अभी कितनी तारीख में पर 12 क्वेश्चन उसमें सब है, सारा चीज है, सेक्टोरल एक्सप्लेन है, वो तुमको सब काम आ जाएगा। उनको इकोनॉमिक्स से तो सर इसको पूछना है, कुछ तो पूछ सकता है, ऐसे फंसोगे तो कैसे काम चलेगा? इकोनॉमिक्स से पूछेगा ही पूछेगा तुमसे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तुम नहीं बता पा रहे हो, तब बेसिक है इकोनॉमिक्स के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में तुम मौद्रिक नीति लागू रेट को कम किया जाता है, क्यों कम किया जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन फिर हम तुमसे पूछेंगे, तुम खरीद बिक्री करके तरलता को कम या ज्यादा किया जाता है, सटीक आंसर ही नहीं। एक पॉइंट वाइज एकदम टू द पॉइंट बोलना है, मतलब कि दूसरा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक बार में सटीक टू द पॉइंट एकदम, ताकि वो क्वेश्चन मतलब उसमें घूमने का कोई चांस ही नहीं बचे। तुम्हारा कब है? 12 और राहुल का कब? उसका बाद में सर। एक बच्चे के साथ बैठ के जो मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ा है, एक दिन पूरा नोट्स रिवाइज कर लो। और सर इसका इंस्पिरेशन भी तो सही नहीं था, एकदम नहीं, तुम ऐसे ऐसे घुमा रहे थे आंसर, सारा आंसर। इंस्पिरेशन हमको एकदम खराब लगा ये पुलिस सर्विस वाले। हाँ, तुम पुलिस सर्विस का तुम्हारा जवाब ही नहीं है, यू हैव नॉट आंसर्ड। तुम बोल रहे हो टीम लीडरशिप, मैंने उसको काउंटर करा कि लीडरशिप आपको वीडियो में भी हो रहा है, टीम मैनेजमेंट। आप बोल रहे हैं कि ऊपर से, हाँ वही तो बोल रहे हैं, ऊपर नीचे सब कुछ है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ले दे के बस आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती डाले हैं तो डाले हैं। नहीं,
मतलब हमको आप करना है, justify नहीं कर पा रहे। बताओ ना क्यों आप रोजगार? जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसको जस्टिफाई कीजिए। अच्छा पॉइंट मैं भूल गया था, आप जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि आपको पुलिस सर्विसेज क्यों जाना है। वो जिद क्यों है उसका कारण ढूंढो, उस कारण के लिए कहानी बनाओ, नहीं है तो ठीक है ना।